लपट सी दाग़ कोहन की तरफ से आती है, जब एक हवा तेरे तन की तरफ से आती है। मैं तेरी मंजिल जहाँ तक पहुँच तो सकता हूँ, मगर ये राह बदन की तरफ से आती है। ये मुश्क है कि मोहब्बत मुझे नहीं मालूम, ये मुश्क है कि मोहब्बत मुझे नहीं मालूम, महक से मेरे हिरन की तरफ से आती है। पहाड़ चुप हैं तो अब रेगज़ार बोलते हैं, पहाड़ चुप हैं तो अब रेगज़ार बोलते हैं। निदाए को ख़तन की तरफ से आती है, निदाए को ख़तन की तरफ से आती है। किसी के वादे फ़रदा के बरगुबार की खैर, किसी के वादे फ़रदा के बरगुबार की खैर। ये आग हिज्र की बन की तरफ से आती है, ये आग हिज्र के बन की तरफ से आती है। युगों के खोए हुओं को पुकारता है ये कौन, युगों के खोए हुओं को पुकारता है ये कौन। सदा तो खाके वतन की तरफ से आती है। इरफान सिद्दीकी के मजमूआ इश्क़नामा जो 1997 ईस्वी में मंज़र-ए-आम पे आई, उसकी इब्तदाई 5 गज़लों से जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में शामिल हैं, उसकी ये तीसरी गज़ल है, चौथी गज़ल है, माफ़ करिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी कोशिश है कि कोई ना कोई एक मतन भी आप लोगों के सामने ये अपने इस वीडियो के शुरू में पेश करूं, ताकि आपको एक तीर से दो निशाना लगे, एक तीर से दो शिकार हो। आप एक तरफ मतन की तरफ भी असल मतन से भी वाकिफ़ हो जाएं, दूसरी तरफ हम किसी एक ख़ास मौजू पर भी गुफ्तगू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दास्तान की यूनिट से आखिरी दास्तान या आखिरी मौजू के बारे में। मैं इसको दास्तान नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से भी जब इसके बारे में दरियाफ़्त किया, मैंने कहा है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की सिलेबस में इस किताब को दास्तान की यूनिट में शामिल किया गया है। क्या ये दास्तान है? तो उन्होंने भी वाज़ेह किया कि ये दास्तान नहीं है, लेकिन इसको शामिल किया गया इस यूनिट में इस वजह से क्योंकि इसको किसी और यूनिट में हम नहीं शामिल कर सकते थे और हमें रखना भी था। मतलब यूजीसी को इसको सिलेबस में रखना भी था, इसलिए मजबूरी थी, तो उसको रखा गया होगा। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन दोस्तों ये क्लियर आपको होना चाहिए कि ये दास्तान की किताब नहीं है। इसमें दास्तान की कोई भी अज़ाए तरकीबी इसमें मौजूद नहीं है, ना ही माफ़क़ुल फ़ितरी अनासर हैं और ना ही इसमें कोई कहानी है इस तरह से कि वो इब्तदा से आखिर तक कोई एक कहानी हो, ना ही इसका कोई एक ख़ास हीरो है। ये एक मजहबी किताब है। करबल कथा, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही वाज़ेह हो जाना चाहिए कि करबला के वाक़े पर कि ये कहानी है। कथा एक हिंदी लफ्ज़ है, जैसे कि फूल बन है या इसी तरह से सबरस है, जैसे मैंने इसे बताया, ये सब हिंदी नाम हैं, हिंदी के लफ्ज़ हैं। ये कथा मतलब कहानी। ये फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली की किताब है। चलिए हम बात करते हैं करबल कथा के बारे में। तो शुमाली हिंद की सबसे पहली नसरी किताब है ये। फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली मोहम्मद शाह के ये अहद की शख्सियत थी। उन्होंने इस अहद में लिखा, आगे हम इसके बारे में तफसील से बताएंगे। इनकी विलादत और वफ़ात दोनों एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन चूँकि कहा जाता है कि 1732-33 ईस्वी में इन्होंने 22 या 30 साल की उम्र में ये किताब लिखी, जैसा कि किताब में उन्होंने ख़ुद लिखा है। उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 1710-11 ईस्वी में इनकी विलादत हुई होगी और वफ़ात भी नामालूम है। अलबत्ता अहसन महरवी ने अपनी किताब में जो उन्होंने तरतीब दी है इस किताब को, 1184 ईस्वी इनके साल वफ़ात लिखा, लेकिन ये ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने जो स्प्रंगर के असल मतन से उन्होंने तरतीब दे करके शायद किया था अपने मुकदमे के साथ, उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये जो 1184 ईस्वी अहसन महरवी साहब इनके साल वफ़ात लिखते हैं, ये दरअसल फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली नहीं है, बल्कि औरंगाबाद के फ़ज़ली हैं, दूसरे फ़ज़ली थे। सबसे पहले इस किताब का अगर किसी तज़किरा नवीस ने ज़िक्र किया है तो मौलवी करीमुद्दीन ने तबक़ात शोराए हिंद में इसका ज़िक्र किया है। ये किताब मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफ़ी की किताब रोज़तुश्शुहदा का तर्जुमा है। मुल्ला काशफ़ी जो थे ये सब्ज़वार में पैदा हुए थे और 910 हिजरी में और हरात में इनका इंतकाल हुआ था।
मुल्ला काशफी ने ये किताब हरात के शहजादे अब्दुल्ला अल मुश्तहर के फरमाइश पर 908 हिजरी में लिखा। दोस्तों इसके ताल्लुक़ से ज़्यादातर सन जो हैं वो हिजरी में ही आएंगे। तो मुल्ला काशफी की ये किताब जो रोज़तुश शुहदा है, इसके मुतअद्दिद तर्जुमे हुए हिंदुस्तान में। जैसे कि ये एक मजहबी किताब है। मुहर्रम के दिनों में चूँकि मजलिसें बैठती हैं, वहाँ पे शहदाए करबला का ज़िक्र किया जाता है, अक़ीदत से ज़िक्र किया जाता है और उसको याद किया जाता है एक ख़ास तरीक़े से, मतलब मातम करके। तो ये मुल्ला वाइज़ काशमी ने इस किताब को उसी मकसद से लिखा था। तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि ईरान में, टर्की में भी, या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, अक्सर जो यहाँ पे शिया मसलक के लोग हैं या शिया अक़ीदे वाले लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे उस ज़बान में इस किताब का तर्जुमा किया गया। तो हिंदुस्तान में भी चूँकि शिया हुक्मरानों का उस वक्त काफ़ी गलबा हुआ करता था और अभी भी शिया की काफ़ी तादाद यहाँ पे रहते हैं लोग, तो हिंदुस्तान में भी इसके काफ़ी तराजीम हुए हैं। गुलबर्गा के सेवा ने 1093 हिजरी में इसके सबसे पहले तर्जुमा किया था। मोहम्मद फ़याज़ वली ने 1130 में, हसन बैग ने वसीलतुन नजात के नाम से, सैयद अहमद अली ने 1182 में, बीदर के सैयद मीर वली ख़ान मोनी से 1190 हिजरी में, रियाज़ुत्ताहिरीन के नाम से इन्होंने ये किताब का तर्जुमा किया था और हादसात करबला भी इसका नाम रखा था। मीर वली ख़ान मोनीस ये बीदर के थे। सैयद हिदायत अली वस्ती बिलग्रामी, इन्होंने 1206 हिजरी में लिखा, इस किताब का तर्जुमा किया। और हैदर बख्श हैदरी ने ये करबल कथा का तर्जुमा, या मुल्ला हुसैन वाइज़ काशफी का रोज़तुश शुहदा का तर्जुमा जो फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत इन्होंने तर्जुमा किया गुलशन शहीदा के नाम पे 1812 ईस्वी में, जिसके मुताबिक 1238 हिजरी हैं। फिर बाद में ये चूँकि जब काफ़ी तवील हो गई थी, उसका इंतखाब इन्होंने गुले मग़फ़िरत के नाम से शाया किया था। ये हैदर बख्श हैदरी की किताब में शामिल है। अब करबल कथा के बारे में अगर गुफ्तगू की जाए तो स्प्रेंगर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने जिसका जिक्र किया, दोस्तों मेरे सामने जब मैं इस नोट को तैयार कर रहा था, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी की मुरतब करदा किताब ये थी हमारे सामने करबल कथा, और इसी तरह से मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद आरज़ू की किताब भी हमारे सामने मौजूद थी। इनकी किताब जो गोपी चंद नारंग और खलील अंजुम साहब की किताब जो थी करबल कथा का लसानी मुताला, ये किताब भी हमारे सामने है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ हमें मिला नहीं, चूँकि वो लिसानियात के पस मंज़र में या उसकी अदबी हैसियत के पस मंज़र में ये किताब लिखी गई, उसको तफसील से हमने नहीं पढ़ा। अलबत्ता इसके मुक़द्दमे हमने इन दोनों जो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी और मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद आरज़ू ने जो मुक़द्दमा लिखा, इसको मैंने तफसील से पढ़ा, तो उससे जो मवाद हमें मिला है उसको मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने यह बयान किया, स्प्रेंगर ने जो यहाँ दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम था, वो अपने साथ इस किताब के नुस्खे को लेके गया था और उसी के ज़ख़ीरे से, उसी की लाइब्रेरी से, उसी की मालिकाना हक़ से ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी को ये किताब दस्तयाब हुई थी। और दत्तासी गारसा दत्तासी ने भी इसको मुरतब किया था। और जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि करीमुद्दीन अहमद ने और इसी तरह से हामिद हसन क़ादरी ने, अहसन महरवी ने, इन तमाम लोगों ने इसका ज़िक्र किया है और तरतीब दे करके मुक़दमे के साथ शाया भी किया है करबल कथा को। तो सबसे मोतबर जो है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी और मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद आरज़ू की मुरतब करदा किताबें तस्लीम की जाती हैं। गोपी चंद नारंग और खलील अंजुम का भी बहुत अहम किताब है करबल कथा का लसानी मुताला, बल्कि गोपी चंद नारंग अक्सर अपने लेक्चर में इस किताब का जिक्र करते हैं कि ये उनके बड़े हुसूल मतलब अचीवमेंट्स में से ये किताब है। करबल कथा को 10 मजलिस भी कहा जाता है, जैसा कि मौलवी करीमुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था, लेकिन चूँकि ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने और मालिक राम ने भी इस बात को लिखा कि इसमें चूँकि 12 मजलिसें हैं, इसलिए 10 मजलिस इसको नहीं कहा जा सकता, 12 मजलिसें। इसलिए जो करबल कथा उन्होंने नाम लिखा है फ़ज़ल अली ख़ान फ़ज़ली ने, वही नाम इसका ज़्यादा मोतबर लगता है। तो करबल कथा को फ़ज़ली ने, जैसा कि मैंने बताया, 22 या 23 साल की उम्र में इन्होंने लिखा।
ये किताब नवाब शरफ अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी गई और 1145 हिजरी मुताबिक 1732-33 ईस्वी में ये किताब लिखी गई मोहम्मद शाह के अहद में। अब मोहम्मद शाह का अहद जो है वो औरंगजेब के बाद है। आप लोगों को पता होगा 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक मोहम्मद शाह रंगीला जो था, जिसका लक़ब था, उसी के अहद में ये किताब लिखी गई थी। और चूँकि 1748-49 में फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली ने इस किताब को नज़र-ए-सानी किया था, तो उसमें उसके दिबाचे में अहमद शाह का भी इन्होंने जिक्र किया। मोहम्मद शाह का पहले तो जिक्र किया ही था, उसके बाद अहमद शाह का भी जिक्र किया। गोया कि 2 बादशाहों के दौर में इन्होंने इस किताब को लिखा और दोबारा से नज़र-ए-सानी की गई। अब इस किताब में चूँकि 12 मजलिसें हैं, अब 12 मजलिसों को कैसे याद किया जाए, तो सबसे पहली मजलिस जो है विसाल रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है पहली। और दूसरी मजलिस अब ये हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो इस किताब से अक्सर ये शामिल जो होता है वो 5वीं मजलिस होती है, जो शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई भी थे, उनकी शहादत का जिक्र है। अब इनके अगर हम याद कैसे करें कि 12 मजलिसों का, तो सबसे आसान तरीक़ा मैं आप लोगों को बता दूँ। पहली मजलिस जो है वसाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दूसरा जाहिर सी बात है आप लोग समझ सकते हैं, उनके बाद मर्तबा हज़रत फ़ातिमा का है, उसके बाद हज़रत अली का है, उसके बाद हज़रत हसन का है। ये आप याद रख सकते हैं। हज़रत हसन के बाद हज़रत मुस्लिम बिन अकील हैं, उनके बाद मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों की शहादत है। अब यहाँ तक तो हो गया 6 मजलिसें ये हो गई जो मैंने आप लोगों को तरतीबवार बताई। अब 7वीं मजलिस जो है 7वीं शहादत मुस्लिम बिन अकील के लड़कों की शहादत के बाद वाक़े करबला का जिक्र आ जाता है। तो 7वीं मजलिस जो है वाक़े करबला के बयान में है। उसके बाद 8वीं हज़रत कासिम, उसके 9वीं हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, और आखिर में जो आखिरी मजलिस है वो शहादत इमाम हुसैन के ज़िक्र में है। तो ये 12 मजलिसें हैं। आप लोगों को याद रखने का बहुत आसान तरीक़ा है, तरतीबवार मर्तबा के लिहाज से उन्होंने ये किताब लिखा है और आखिर में जो है शहादत हज़रत इमाम हुसैन है। तो इसका एक तारीख़ी हकीकत भी है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए करबला के वाक़े के बारे में, उसके जो सन है, उसकी जो मतलब रूनमा कब हुआ, ये तमाम चीज़ें अगर याद हों और पता हो, मुताले में हो, तो किताब को आसानी से समझ सकते हैं, सारी मजलिसों को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को करबल कथा की ये तमाम हक़ाइक़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, और इंशाल्लाह आप दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलेंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हमें अपनी राय बताएं, ताकि हमें अपनी जो इस्लाह है कर सकते हैं उसको मज़ीद इस्लाह करें और अच्छे से अच्छे बेहतर से ढंग से हम आपके सामने कंटेंट पेश करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।